Hello everyone, today we will learn about phenomenology perspective। तो फिनोमेनोलॉजी पर्सपेक्टिव क्या है हमारा, उसके बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं ये कि जो फिनोमेनोलॉजी पर्सपेक्टिव है वो हमारा 3 चीज़ों पे फोकस करता है, घटना, उसका कारण और व्यक्ति। अगर हम इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो हम इस पर्सपेक्टिव को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो घटना क्रियावादी विज्ञान है वो किसी भी चीज़ को लेकर जब सामने आता है तो उसमें घटना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि कोई भी घटना अगर घटी तो उसका एनालिसिस व्यक्ति बताए, व्यक्ति ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। व्यक्ति के अकॉर्डिंग ये देखता है कि किस तरह से घटना का एनालिसिस हो रहा है। तो सबसे पहले इसकी बात किसने की थी? हीगल ने की थी 1807 में, जिनकी बुक थी फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड या फिर स्पिरिट। तो जब माइंड या स्पिरिट की बात होगी फिनोमेनोलॉजी में तो कौन होगा? हीगल। तो हीगल ने सबसे पहले शुरू किया 1807 में और इसकी दार्शनिक व्याख्या की थी। तो इसमें दार्शनिक व्याख्या में जब सबसे पहले आएगा तो दर्शन शास्त्र में कौन आएगा? हर्सल। हर्सल ने बात की थी सबसे पहले दर्शन शास्त्र के पर्सपेक्टिव में फिनोमेनोलॉजी की। और ये जो सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव में जब बात होती है फिनोमेनोलॉजी की तो हर्सल के जो स्टूडेंट थे वो सूट्स थे, उन्होंने इसको सोशियोलॉजी में यूज़ किया है। तो सोशियोलॉजी अगर दर्शन शास्त्र के उसमें अगर फिनोमेनोलॉजी के जनक माने जाएंगे, ऑल ओवर बात होगी तो हर्सल हैं। लेकिन अगर समाजशास्त्र के पर्सपेक्टिव में या सामाजिक घटना क्रिया के विज्ञान के जनक माने जाएंगे तो कौन होगा? सूट्स होंगे। तो इसलिए यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर नॉर्मल दार्शनिक पर्सपेक्टिव में हो रही सबसे पहले बात किसने की? फिनोमेनोलॉजी की, तो आपके हर्सल होंगे। लेकिन समाजशास्त्री घटना क्रिया विज्ञान की बात किसने सबसे पहले की? तो होंगे सूट्स। ये आपको क्लियर होना चाहिए। सूट्स की बुक आई थी 1932 में, द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। तो इनके में सोशल वर्ल्ड मेन है और उनके में हीगल के में माइंड या स्पिरिट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इनकी ये बुक है। तो सोशल वर्ल्ड होगा तो हो जाएंगे आपके सूट्स, क्योंकि इन्होंने सामाजिक घटना क्रिया विज्ञान की बात की है। अब इसके साथ ही हम आगे देखते हैं, इन्होंने कहा कि कोई भी घटना होगी तो वहाँ पे जो व्यक्ति होगा उसकी चेतना का बहुत बड़ा रोल है। किसी भी घटना के पीछे कोई व्यक्ति कितना कॉन्शियस है, इसका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल बताया। तो इसी पर्सपेक्टिव में इन्होंने 2 प्रकार की चेतना बताई है। पहली है व्यक्ति के अंदर की चेतना और दूसरी है व्यक्ति के बाहर की चेतना। तो जो व्यक्ति के अंदर की चेतना होती है उसको जो सूट्स हैं उन्होंने कहा है लाइफ वर्ल्ड, और जो व्यक्ति के बाहर की चेतना होती है उसको उन्होंने कहा है सोशल वर्ल्ड। तो इसमें व्यक्ति के जो अंदर की चेतना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो व्यक्ति को बताती है कि किस तरह से समाज में क्या चीज़ें हो रही हैं, वो एनालिसिस करने के लिए विवश करती है। और फिर सोशल वर्ल्ड जो बाहर की चेतना है वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट रोल रखती है इसमें। तो इसमें एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है, जब हम फिनोमेनोलॉजी की बात करते हैं तो इंटरप्रेटेटिव व्यू भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको वेबर ने यूज़ किया था। व्याख्यात्मक दृष्टिकोण से इसका अध्ययन किया जाता है, क्योंकि किसी भी घटना के पीछे क्या कॉज रहे वो एज इट इज़ जानने की कोशिश ये पर्सपेक्टिव में किया जाता है। किसी भी घटना में जो घटी है उसका अर्थ सभी व्यक्ति क्या उसी रूप में लगा रहे हैं जिस रूप में वो घटना घटी थी। तो इस तरह से रियलिटी को जानने की कोशिश इस पर्सपेक्टिव में की जाती है। तो इंटरप्रेटेटिव व्यू का, व्याख्यात्मक बोध का यही मतलब है, जो भी घटना जिस रूप में घटित हो रही है सामने वाला व्यक्ति उस घटना को उसी रूप में पेश करे। तो ये इसका मतलब है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि जो सूट्स थे उन्होंने घटना क्रम के बारे में बात की थी, जिसमें 3 प्रकार के घटनाक्रम की बताए थे जो इम्पॉर्टेंट है अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो पहला ये है कि एक ऐसा अर्थ जो व्यक्ति अपनी दुनिया, अपनी वस्तु, अपने व्यक्ति के बारे में लगाता है, उसकी कॉमन की खुद की सोच है, तो उसको इन्होंने क्या बोला? सोशल वर्ल्ड। दूसरा ऐसा विश्लेषण जो व्यक्ति अपना और दूसरे का, अपना भी और दूसरों के बारे में सोचेगा या देखता है कि हम इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं और दूसरे इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं, उसको उन्होंने क्या बोला? लाइफ वर्ल्ड। और तीसरा है इन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाने की बात होती है, तो उसमें आता है व्यक्ति और समाज के व्यवहार। मतलब किसी भी, इसका अभिप्राय ये है कि समाज और व्यक्ति के व्यवहार में क्या चीज़ वो निकल के आ रही है, उसको कैसे देख रहा है समाज और व्यक्ति के व्यवहार में वो कैसे दिख रहा है।
तो इसको इन्होंने कहा लाइफ वर्ल्ड और सोशल वर्ल्ड में सामंजस्य का काम ये 3rd नंबर पे होता है। तो कोई भी घटनाक्रम होता है तो इस तरह से देख के चलना चाहिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिनोमेनोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो उनके दृष्टिकोण में व्यक्ति इम्पोर्टेंट होता है, तो उन्होंने व्यक्ति को ध्यान में रखा है। इसमें इतना ही था, बाकी एथनोमेथोडोलॉजी को भी हमने इसके साथ में लिखा है क्योंकि ये एक स्मॉल छोटा सा पर्सपेक्टिव था जो हमने सोचा इसी के साथ में बता दें, क्योंकि कुछ डिफरेंस भी है जो आप दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एथनोमेथोडोलॉजी जो था वो 1960 तक ही चला था, उसके बाद एथनोमेथोडोलॉजी स्टार्ट हो गया था 1960 के दशक में। तो 1967 में इनकी बुक आई थी गारफिंकल की, आ स्टडी इन एथनोमेथोडोलॉजी। तो इसका मतलब होता है, एथनो का मतलब होता है आम लोग, जो कॉमन पीपल हैं, और मेथड का तो आपको पता ही है, पद्धति, और लॉजी का मतलब विज्ञान। तो इसका मतलब हुआ आम लोगों की जो पद्धति है उसका विज्ञान क्या कहलाता है, एथनोमेथोडोलॉजी। तो ये व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की घटनाओं का अध्ययन करता है एथनोमेथोडोलॉजी, और ये व्यक्ति के जीवन के समाज का विज्ञान, समाज के का अध्ययन करता है। तो जो भी व्यक्ति का प्रतिदिन का जीवन होगा उसका समाज विज्ञान कहलाता है या उसका अध्ययन करता है एथनोमेथोडोलॉजी। और इसमें एक चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरह से ये फिनोमेनोलॉजी घटना का अध्ययन करता है, इसमें घटना महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह इसमें घटना महत्वपूर्ण नहीं होती है, बल्कि घटना का क्या महत्वपूर्ण होता है, मीनिंग इम्पॉर्टेंट होता है, उसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है, क्या घटना का वही अर्थ निकल पा रहा है जो कॉमन पीपल समझ पा रहे हैं, या जो भी कॉमन पीपल आम लोग जो दिन प्रतिदिन की घटनाओं का मीनिंग निकाल रहे हैं, क्या वही मीनिंग एक्चुअल मीनिंग निकल पा रहा है। तो इसमें मीनिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें डॉक्यूमेंट्री मेथड का यूज़ किया जाता है। जो एथनोमेथोडोलॉजी है उसमें प्रलेखी विधि का यूज़ किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले किस में यूज़ किया जाता है तो वो आपके एथनोमेथोडोलॉजी में है। इसका मतलब ये होता है जब भी कोई इंटरव्यूअर किसी से इंटरेक्शन करता है तो उसका जो रिस्पोंडेंट होता है वो जो भी कहता है उसको एज इट इज़ नोट कर लेता है। तो नोट करने का मतलब डॉक्यूमेंट बना लेता है, इसलिए डॉक्यूमेंट्री मेथड का यूज़ किस में किया जाता है, एथनोमेथोडोलॉजी में। क्योंकि एथनोमेथोडोलॉजी में हम व्यक्ति के जीवन की जो प्रतिदिन की दिनचर्या होती है उसका अध्ययन करते हैं। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसमें, जैसे फेनोमेनोलॉजी के दृष्टिकोण का जो केंद्र बिंदु होता है वो क्या होता है, व्यक्ति होता है। एनालिसिस किस पे, इसमें व्यक्ति ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन एथनोमेथोडोलॉजी में क्या इम्पोर्टेंट होता है, इंटरैक्शन, व्यक्ति के बीच में जो अंतःक्रिया हो रही है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एथनोमेथोडोलॉजी पर्सपेक्टिव में। तो ये दोनों में कुछ अंतर थे जो आपको जानना ज़रूरी था। जब भी आप फेनोमेनोलॉजी की बात करेंगे तो किसी भी घटना को ध्यान में रखेंगे, घटना के कारण को और व्यक्ति को लेकर अगर आप इस पर्सपेक्टिव को समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। इसी के साथ अगर आप एथनोमेथोडोलॉजी को बताने की कोशिश करेंगे तो आपके दिमाग में होना चाहिए एथनोमेथोडोलॉजी मतलब आम लोगों की जो पद्धति है उसका शास्त्र या विज्ञान, वो दिन प्रतिदिन क्या दिनचर्या करते हैं उसका अध्ययन इसमें किया जाता है और इसमें डॉक्यूमेंट्री मेथड का यूज़ होता है। और इनकी जो बुक थी वो 1967 में आई थी। एक ही बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो आप इसको लर्न कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।